हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम 100+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे और ये मेरा लेक्चर 7 है। तो इससे पहले मैं इस टाइप के 6 लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैं आई बटन में लिख दे दूंगा। देन इसके अलावा मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री के वेरियस टॉपिक वाइज कवर किया हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं, मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 100+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पे फोकस रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन कॉल्ड। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड ये क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, प्लेनेट। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेलेस्टियल बॉडीज प्लेनेट यानी ग्रह कहलाते हैं। तो ये सूर्य है और इसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेलेस्टियल बॉडीज प्लेनेट ग्रह कहलाते हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेम द साइंटिस्ट हु गेव द 3 लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने ग्रह की गति के 3 नियम दिए हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, जोहान्स केपलर। जोहान्स केपलर के द्वारा ग्रह के 3 नियम दिए गए हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, जोहान्स केपलर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 8। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 8। नेक्स्ट है, द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे आपको सबसे नज़दीक ग्रह बताना है, सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी यानी बुध ये सबसे नज़दीक ग्रह है सन का। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है, मर्क्यूरी। नेक्स्ट है, द फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन इज। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे आपको सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह का नाम बताना कौन सा है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, नेपच्यून। नेपच्यून ये सन का फारदेस्ट प्लेनेट है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, नेपच्यून। तो मर्क्यूरी ये नियरेस्ट प्लेनेट है, क्लोजेस्ट प्लेनेट है ये सन का, और नेपच्यून ये फारदेस्ट प्लेनेट है सन का। नेक्स्ट है, विच प्लेनेट इज नोन एज द इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। किस ग्रह को संध्या का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, वीनस। शुक्र को भोर का तारा या संध्या का तारा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है, वीनस। नेक्स्ट है, विच इज द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, वीनस। शुक्र ये सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है, वीनस। नेक्स्ट है, विच इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ। पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है, वीनस। वीनस ये पृथ्वी का सबसे नजदीक ग्रह है। तो अर्थ ये वीनस और मार्स के बीच में स्थित है, बट सबसे नजदीक वीनस है अर्थ का। नेक्स्ट है, विच प्लेनेट इज नोन एज द ट्विन प्लेनेट ऑफ द अर्थ। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? तो यहाँ पे आपको बताना है किस प्लेनेट को अर्थ का ट्विन प्लेनेट कहा जाता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है, वीनस। वीनस को अर्थ का ट्विन प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि वीनस का मास और साइज अर्थ के लगभग बराबर ही होता है, इसलिए इसे अर्थ का ट्विन प्लेनेट कहा जाता है। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, जुपिटर। बृहस्पति ये सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। तो सौर मंडल में टोटल 8 प्लेनेट है, तो इन 8 में से जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है। नेक्स्ट है, विच प्लेनेट इज नोन एज द वाटर प्लेनेट और ब्लू प्लेनेट। किस ग्रह को जल ग्रह या नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर, अर्थ। अर्थ को नीला ग्रह या जल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि स्पेस से देखे जाने पर अर्थ का मोस्टली भाग ओशन से कवर है, तो इसलिए इसे वाटर प्लेनेट या ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच प्लेनेट इज ऑल्सो नोन एज द रेड प्लेनेट। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है, मार्स। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है, मार्स। नेक्स्ट है, हु इज ऑल्सो नोन एज द फॉसल प्लेनेट। जीवाश्म ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, मून। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है।
नेक्स्ट है विच प्लेनेट इज ऑल्सो नोन एज द विंटर प्लेनेट। किस ग्रह को शीत ग्रह भी कहा जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जुपिटर। जुपिटर को शीत ग्रह भी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जुपिटर। नेक्स्ट है विच प्लेनेट्स डू नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट। किन ग्रहों का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है किन ग्रहों का अपना एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मर्क्यूरी एंड वीनस। बुध और शुक्र ग्रहों का अपना एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो यहाँ पे आपको बताना पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है 1। पृथ्वी के 1 प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट है अर्थ नेचुरल सैटेलाइट इज। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो ऑप्शन इज राइट आंसर मून। चंद्रमा ये पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो ऑप्शन इज राइट आंसर मून। नेक्स्ट है टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह किस प्लेनेट का है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सैटर्न। टाइटन ये सैटर्न का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है सैटर्न। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है गैनीमेड। गैनीमेड ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है गैनीमेड। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम बिलोंग्स टू विच प्लेनेट। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह किस ग्रह का है? तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट गैनीमेड है, तो यहाँ पे आपको बताना ये किस प्लेनेट का है। तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है जुपिटर। ये जुपिटर का है, तो बाय डिफॉल्ट ये जुपिटर का भी सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है और ये पूरे सोलर सिस्टम का भी नेचुरल सैटेलाइट है, तो ऑप्शन इधर राइट आंसर है जुपिटर को ये बिलोंग करता है। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका इज द सहारा डिजर्ट लोकेटेड। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के किस भाग में स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना सहारा डिजर्ट ये अफ्रीका के किस पार्ट में स्थित है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर नॉर्थ। तो सहारा डिजर्ट ये आपको अफ्रीका के नॉर्थ में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है? तो यहाँ पे आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सहारा डिजर्ट। सहारा डिजर्ट ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट है और ओवरऑल ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट डिजर्ट है आफ्टर अंटार्कटिका एंड आर्कटिक। तो ये दोनों कोल्ड डिजर्ट है और सहारा डिजर्ट ये एक हॉट डिजर्ट है। तो हॉट डिजर्ट के मामले में ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजर्ट है और ओवरऑल ये 3rd लार्जेस्ट डिजर्ट है आफ्टर अंटार्कटिका एंड आर्कटिक। नेक्स्ट है विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया। भारत का कौन सा पड़ोसी देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर है चाइना। चाइना ये भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो ऑप्शन इज राइट आंसर है चाइना। नेक्स्ट है विच इज द स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है मालदीव्स। मालदीव्स ये भारत का स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया। बात करें इसका एरिया कितना है, तो अप्रोक्सीमेटली 300 स्क्वायर किलोमीटर। अप्रोक्सीमेटली 300 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो ये भारत का स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया और ये आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा, इंडियन ओशन में लोकेटेड है। नेक्स्ट है विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। किस कॉन्टिनेंट को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है अफ्रीका। नेक्स्ट है विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर है अल्जीरिया। अल्जीरिया ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, तो ऑप्शन इज राइट आंसर है अल्जीरिया। नेक्स्ट है विच कंट्री इज मेड अप ऑफ द मोस्ट आइलैंड्स। कौन सा देश सबसे अधिक द्वीपों से बना है?
तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ये सबसे अधिक द्वीपों से बना है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है इंडोनेशिया है। नेक्स्ट है सुनामी इज ए वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज। सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जापानीज। ये जापानीज का शब्द है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है जापानीज। नेक्स्ट है व्हाट इज द कोल्ड स्टडी ऑफ लेक्स। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक। विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी ये विश्व का सबसे बड़ा झील है और ये आपको एशिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट साल्टी वाटर लेक इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी ये विश्व की सबसे बड़ी साल्टी वाटर लेक है। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो यहाँ पे आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ एरिया विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सुपेरियर लेक। सुपेरियर लेक ये विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है जो आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये सुपेरियर लेक लोकेटेड है, तो ये एरिया के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। आयतन के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, तो ऑप्शन इज राइट आंसर है बैकाल लेक। बैकाल लेक ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो बात करें इसमें कितना % पानी कंटेंट है, तो अप्रोक्सीमेटली 22 to 23 22 से 23% आपको इसमें देखने को मिलेगा फ्रेश वाटर पूरे वर्ल्ड का। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और ये आपको रशिया के साइबेरियन रीजन में देखने को मिलेगा। रशिया के साइबेरियन रीजन में स्थित है बैकाल लेक। नेक्स्ट है विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है बैकाल लेक। बैकाल लेक ये वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है। इसका मैक्सिमम गहराई बात करें तो 1642 मीटर। इसका मैक्सिमम गहराई अधिकतम गहराई 1642 मीटर है और ये विश्व की सबसे पुरानी झील भी है, सबसे प्राचीनतम झील भी है बैकाल लेक और ये सबसे गहरी झील भी है पूरे विश्व की। नेक्स्ट है हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर एट प्रेजेंट। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है 25। तो प्रेजेंट में आपको 25 हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, तो यहाँ पे आपको बताना है ऑप्शन में से कौन सा भारत का सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट ये इंडिया का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है और यहीं पे आपसे पूछ जाएगा न्यूएस्ट, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट, तो ये दोनों इंडिया के न्यूएस्ट हाई कोर्ट है। इनका स्थापना 2019 में किया गया था। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का स्थापना 2019 में किया गया था, इन दोनों का हाई कोर्ट का स्थापना। और ये कलकत्ता हाई कोर्ट इंडिया का ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। नेक्स्ट है इन विच ईयर कलकत्ता हाई कोर्ट वाज एस्टैब्लिश। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 1 जुलाई 1862। 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट का स्थापना किया गया था, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 1862। नेक्स्ट है द चीफ जस्टिस एंड अदर जज ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पे आपको बताना है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अदर जज की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 217 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्टेट के गवर्नर के परामर्श सिफारिश पे की जाती है। तो स्टेट के जो गवर्नर होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं तो उनके सिफारिश पे प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 217 के तहत की जाती है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंट और ये आर्टिकल। नेक्स्ट है द ओथ टू ए हाई कोर्ट जज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है गवर्नर ऑफ द स्टेट। स्टेट के गवर्नर के द्वारा दिलाया जाता है शपथ। नेक्स्ट है इन विच आर्टिकल इज हाई कोर्ट मेंशन। हाई कोर्ट किस आर्टिकल में मेंशन है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है आर्टिकल 214 टू आर्टिकल 231। आर्टिकल 214 से आर्टिकल 231 के बीच में आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेगा। और यहीं पे बात करें पार्ट, तो पार्ट ये आपको 6 में देखने को मिलेगा। पार्ट 6 में मेंशन है हाई कोर्ट।
आर्टिकल 214 से 31 और पार्ट 6 में आपको देखने को मिलेगा हाई कोर्ट। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स हाई कोर्ट्स फॉर स्टेट। संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 ये स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट प्रदान करता है या प्रोवाइड कराता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है आर्टिकल 214। नेक्स्ट है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ द हाई कोर्ट्स टू इशू सर्टेन रिट्स इज मेंशन। संविधान के किस आर्टिकल में कुछ रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पे आपको बताना है संविधान के किस आर्टिकल में रिट जारी करने के लिए हाई कोर्ट के पावर का मेंशन किया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है विच हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन ओवर द यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का अधिकार क्षेत्र किस हाई कोर्ट के अंडर में आता है? तो यहाँ पर आपको बताना है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जुरिसडिक्शन किस हाई कोर्ट के अंडर में आता है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है कलकत्ता हाई कोर्ट। कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जुरिसडिक्शन आता है। देन यहाँ पे हम कुछ अदर यूटी देखें तो लक्षद्वीप का जुरिसडिक्शन ये केरला हाई कोर्ट के अंडर में आता है, पुडुचेरी का मद्रास हाई कोर्ट के अंडर में आता है और दमन एंड दीव का बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर में आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट्स है जो एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है द ओनली यूनियन टेरिटरी विच हैज ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो यहाँ पे आपको बताना है किस यूटी का अपना हाई कोर्ट है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है दिल्ली। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो यहाँ पे सिर्फ आपको जज बताना है दिल्ली हाई कोर्ट की प्रथम महिला जज कौन बनी थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है लीला सेठ। लीला सेठ ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी दिल्ली हाई कोर्ट की। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है लीला सेठ। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन थी? तो यहाँ पे आपको बताना है हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है लीला सेठ। लीला सेठ ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी और ये किस हाई कोर्ट की बनी थी? तो ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बनी थी 1991 1991 बनी थी। तो इससे पहले ये दिल्ली हाई कोर्ट में जज बनी थी, पहली महिला जज बनी थी और इसके बाद ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी बनी हाई कोर्ट की, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए हैं किस हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। और कौन थी? तो ये लीला सेठ थी। और ये भी पूछे गए हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो ये लीला सेठ ही थे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिटायरमेंट एज फॉर हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट के जज के लिए रिटायरमेंट एज क्या है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 62 ईयर्स। 62 साल ये हाई कोर्ट के जज के लिए रिटायरमेंट एज है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 62 ईयर्स। नेक्स्ट है हाई कोर्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का हाई कोर्ट किस स्टेट में स्थित है? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे आपको बताना है इसका हाई कोर्ट किस स्टेट के अंडर में आता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जुरिसडिक्शन आता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। और आपसे पूछा जाएगा किस हाई कोर्ट के अंडर में आता है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में इसका हाई कोर्ट आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। नेक्स्ट टू बिकेम ए जज ऑफ द हाई कोर्ट मस्ट बी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्षों का उच्च न्यायालय का प्रैक्टिस करने वाला एडवोकेट होना चाहिए? तो ऑप्शन बी राइट आंसर 10 ईयर्स। एटलीस्ट 10 ईयर का प्रैक्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट का एक जज बनने के लिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर 10 ईयर्स। नेक्स्ट हु सेड दैट डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। किसका कथन है लोकतंत्र जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर अब्राहम लिंकन। तो ये अब्राहम लिंकन का कथन है डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। और ये कौन थे? तो ये अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट थे। तो ये इनके द्वारा कहा गया था डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है। नेक्स्ट व्हेन वाज द फर्स्ट सेंस कंडक्टेड इन इंडिया। भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो यहाँ पर आपको बताना है भारत में पहली बार जनगणना को कब कंडक्ट करवाया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 1872। 1872 में भारत में पहली बार जनगणना करवाया गया था।
तो ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मायोकंडर में पहली बार 1872 में करवाया गया था। देन उसके बाद फर्स्ट कंप्लीट जनगणना 1881 में कराया गया था। तो ये बड़े स्केल पे 1881 में कराया गया था और शुरुआत 1872 में कर दिया गया था वायसराय लॉर्ड मायो के अंडर में। देन उसके बाद ये प्रत्येक 10 साल में करवाया जाता है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्रिएटेड। जिला कलेक्टर का कार्यालय कब बनाया गया था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1772। 1772 में जिला कलेक्टर के कार्यालय को बनाया गया था। और ये किसके द्वारा? तो वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, तो इसके द्वारा जिला कलेक्टर के कार्यालय को बनाया गया था। नेक्स्ट है फ्रॉम विच प्लेस इन इंडिया डिड द रिबेलियन ऑफ 1857 स्टार्टेड। 1857 का विद्रोह भारत के किस स्थान से आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है मेरठ। मेरठ से ये 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। नेक्स्ट है हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। भारत में पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था? तो यहाँ पर आपको बताना भारत में पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा भारत में पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर शुरू किया गया था। और इस पेपर का नाम क्या था? तो पेपर का नाम बंगाल गजेट था। और ये एक वीकली न्यूज़पेपर था जो एवरी सैटरडे को पब्लिश होता था। तो ये एक वीकली न्यूज़पेपर था। और इसे पहली बार पब्लिश कब किया गया था? तो 1780 में कलकत्ता में इसे पब्लिश किया गया था। तो 1780 में कलकत्ता में इसे पब्लिश किया गया था और इसका नाम बंगाल गजेट था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम क्या था? तो बंगाल गजेट था। और इसे कहाँ पब्लिश किया गया था? तो कलकत्ता में, ये भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना भारत का पहला फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पे सेटअप किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सिंदरी झारखंड। सिंदरी झारखंड में भारत का पहला फर्टिलाइजर प्लांट सेटअप किया गया था। नेक्स्ट है हाउ मेनी रेलवे जोन इन इंडिया। भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो यहाँ पर आपको बताना करंटली भारत में कितने रेलवे जोन हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 18। करंटली 18 रेलवे जोन है। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? तो यहाँ पर आपको बताना है 18 में से कौन सा रेलवे जोन सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो लेंथ के अनुसार सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है ये बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है नॉर्दर्न रेलवे। नॉर्दर्न रेलवे जोन ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। बात करें किलोमीटर तो अप्रोक्सीमेटली 6968 किलोमीटर के आसपास इस रेलवे जोन का लेंथ है। और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में लोकेटेड है। नॉर्दर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर दिल्ली में लोकेटेड है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है। और इसका लेंथ अप्रोक्सीमेटली 6968 किलोमीटर के आसपास है। तो ये भारत का लार्जेस्ट रेलवे जोन है इन टर्म्स ऑफ लेंथ। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो शॉर्ट फॉर्म में यूनाइटेड नेशन को यूएन बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यूएन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और यूएन का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन 1945 में यूएन का फॉर्मेशन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क यूएसए में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हु फाउंडेड द आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के फाउंडर थे। और इनके द्वारा ये कब स्थापित किया गया था? तो 1875 में आर्य समाज का स्थापना किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट है हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ पंजाब केसरी। पंजाब केसरी का टाइटल किसे दिया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी का टाइटल दिया गया था। तो इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है रिटर्न टू द वेदाज हुज स्टेटमेंट इज दिस। वेदों की ओर लौटो ये कथन किसका है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का ये कथन है कि वेदों की ओर लौटो। नेक्स्ट है विच द फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यहाँ पे आपको भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो ये भारत का पहला नेशनल पार्क है
तो ये भारत का पहला और भारत का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, जिसका फॉर्मेशन 1936 में एज ए हेली नेशनल पार्क के रूप में किया गया था। तो इसका फॉर्मेशन हेली नेशनल पार्क के रूप में किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया और करंटली हम इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से ही जाने जाते हैं। तो ये आपको उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। तो ये भारत का पहला और ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट पंचायती राज वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड। पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में पहली बार पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया गया था। तो पहली बार पंचायती राज राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। तो पहली बार राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हैज नो पंचायती राज सिस्टम। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पंचायती राज सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में से किस स्टेट में पंचायती राज सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। तो यहाँ पर आपको पंचायती राज सिस्टम नहीं देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, विद्यासागर सेतु बिल्ट ऑन विच रिवर एंड वेयर लोकेटेड। विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है और कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है विद्यासागर सेतु को किस रिवर पे बनाया गया है और कहाँ पे लोकेटेड है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर हुगली रिवर एंड कोलकाता। तो कोलकाता में हुगली रिवर पे विद्यासागर सेतु को बनाया गया है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट है, हुआ द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है सर सी.डी. देशमुख। सर सी.डी. देशमुख ये पहले भारतीय गवर्नर बने थे और सर ओसबोर्न स्मिथ ये पहले आरबीआई के गवर्नर थे, 1935 में बने थे। तो ये पहले गवर्नर थे और सर सी.डी. देशमुख ये पहले भारतीय गवर्नर थे जो 1943 में बने थे। तो ये पहले भारतीय गवर्नर थे और सर बेनेगल रामाराव ये लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है आरबीआई के। नेक्स्ट है, डिगो गार्सिया इज लोकेटेड इन विच ओशियन। डिगो गार्सिया किस ओशियन में स्थित है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है इंडियन ओशियन। डिगो गार्सिया ये इंडियन ओशियन में स्थित है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज द मोस्ट मुस्लिम इन द वर्ल्ड। किस देश में सबसे अधिक मुस्लिम हैं? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे अधिक मुस्लिम पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। नेक्स्ट है, हुआ द फर्स्ट फॉरेनर नेशनल टू रिसीव भारत रत्न। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान ये पहले फॉरेनर नेशनल थे भारत रत्न पाने वाले और इनको 1987 में भारत रत्न दिया गया था। तो ये पहले फॉरेनर नेशनल बने थे भारत रत्न पाने वाले और नेल्सन मंडेला को भी दिया गया था। तो ये दूसरे फॉरेनर थे भारत रत्न पाने वाले और इनको 1990 में दिया गया था और ये साउथ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ टेम्पल। भारत के किस राज्य को मंदिर की भूमि कहा जाता है? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु को लैंड ऑफ टेम्पल कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच इंडियन प्लेयर इज नोन एज गोल्डन गर्ल एंड वुडन परी। किस भारतीय खिलाड़ी को गोल्डन गर्ल और वुडन परी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है पीटी उषा। पीटी उषा जी को गोल्डन गर्ल और वुडन परी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट डज द सन राइज फर्स्ट इन इंडिया। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। नेक्स्ट है, विच वायर इज यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर।
इलेक्ट्रिक हीटर में किस वायर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है नाइक्रोम। नाइक्रोम वायर का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर में। नेक्स्ट है वाई नाइक्रोम वायर इज यूज फॉर मेकिंग हीटिंग कॉइल्स इन इलेक्ट्रिक हीटर्स। इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग कॉइल बनाने के लिए नाइक्रोम वायर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग कॉइल बनाने के लिए नाइक्रोम वायर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग कॉइल बनाने के लिए नाइक्रोम वायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हु वाज द प्रोड्यूसर ऑफ द फर्स्ट इंडियन फिल्म राजा हरिश्चंद्र। पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो यहाँ पर आपको बताना है भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के ये पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे। तो ये फिल्म 1913 का एक इंडियन साइलेंट फिल्म था जिसे दादा साहेब फाल्के के द्वारा प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया गया था। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा का जनक किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन डी दैट आंसर है दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के जी को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। नेक्स्ट है व्हेन वाज इसरो फॉर्म्ड। इसरो का स्थापना कब किया गया था? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक नेशनल स्पेस एजेंसी है। तो ये भारत का एक नेशनल स्पेस एजेंसी है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका फॉर्मेशन कब किया गया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 में इसरो का फॉर्मेशन किया गया था और इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलोर में देखने को मिलेगा। बेंगलोर में हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसरो का और इसका फॉर्मेशन विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था। विक्रम साराभाई जी के द्वारा किया गया था इसरो का फॉर्मेशन। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम सरपंच। सरपंच बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 21 ईयर्स। सरपंच बनने के लिए कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। और यहाँ पे और बात कर ले तो मुखिया बनने के लिए भी कम से कम 21 ईयर्स होनी चाहिए। मुखिया और सरपंच दोनों के लिए 21 रिक्वायर होते हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपको बताना है भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 25 ईयर्स। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्री एक लोकसभा का मेंबर ही बनता है। तो लोकसभा के मेंबर के लिए भी कम से कम 25 ईयर्स होनी चाहिए। और यहीं पे हम और जान लें तो मुख्यमंत्री के लिए भी 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री एक विधानसभा का मेंबर बनता है तो विधानसभा के लिए भी 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए 25 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 30 ईयर्स। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए कम से कम 30 ईयर्स होनी चाहिए। और विधान परिषद के भी सदस्य बनने के लिए 30 ईयर्स होनी चाहिए। विधान परिषद और राज्यसभा दोनों के लिए 30 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 35 ईयर्स। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए। और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए। और स्टेट के जो गवर्नर होते हैं तो उनके लिए भी कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो जो स्टेट के गवर्नर होते हैं तो इनके लिए भी 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर तो इनके लिए 35 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर सिटीजन्स टू वोट इन इंडिया। भारत में नागरिकों को मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है 18 ईयर्स। भारत में नागरिकों को वोट देने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है। नेक्स्ट है द मिनिमम एज फॉर वोटिंग इन इंडिया वाज लोवर्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। निम्नलिखित में से किस अमेंडमेंट द्वारा भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो यहाँ पे आपको बताना है किस अमेंडमेंट के द्वारा वोट देने की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 61st अमेंडमेंट। तो 61वां संशोधन के तहत वोट देने की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 61st अमेंडमेंट।
नेक्स्ट है इन इंडिया द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग वाज 21 ईयर्स टिल द ईयर। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कब तक 21 वर्ष था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1980। 1988 तक भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष था। तो 1980 में 61st अमेंडमेंट हुआ था, 61वां संशोधन हुआ था। तो इस संशोधन के तहत वोट देने की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। बट यहाँ आपसे पूछ रहा है कब तक था 21 साल, तो ये 1988 तक था, उसके बाद से 18 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट है व्हेन इज ऑल कैंपेनिंग स्टॉप ड्यूरिंग द इलेक्शंस। चुनाव के दौरान सभी प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 48 आवर्स। तो वोट देने के 48 घंटा पहले चुनाव के सारे कैंपेन को रोक दिए जाते हैं। नेक्स्ट है व्हेन इज सेलिब्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन डे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग प्ले ए की रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। नेक्स्ट है व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर है 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। और इस दिन क्यों मनाते हैं? तो 1950 में 25 जनवरी को ही इलेक्शन कमीशन का सेटअप किया गया था, तो इसलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। नेक्स्ट है नेशनल वोटर्स डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 2011। 2011 में हम पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए थे। तो 25 जनवरी 2011 को हम पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाए थे। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है इनके द्वारा संविधान के किस आर्टिकल को हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को ये भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किए थे, डिस्क्राइब किए थे। नेक्स्ट है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन बोरो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को बोरो किए हुए अपने संविधान में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है आयरलैंड। और ये आपको पार्ट 4 में देखने को मिलेगा। पार्ट 4 में मेंशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट है द फेडरल सिस्टम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ पर आपको बताना है फेडरल सिस्टम संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से हम बोरो किए हुए हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है कनाडा। कनाडा के संविधान से हम फेडरल सिस्टम को बोरो किए हुए हैं। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो यहाँ पर आपको बताना है कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ये हम किस देश के संविधान से बोरो किए हुए हैं। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर है यूएसए। यूएसए से हम कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट को बोरो किए हुए हैं। और ये आपको पार्ट 3 में देखने को मिलेगा। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट मेंशन है और इसे हम यूएसए से बोरो किए हुए हैं। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन बोरो फ्रॉम। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन में से किस कंट्री से हम फंडामेंटल ड्यूटीज को बोरो किए हुए हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है यूएसएसआर। यूएसएसआर से हम मौलिक कर्तव्य को बोरो किए हुए हैं। और ये आपको पार्ट 4
ए में देखने को मिलेगा। पार्ट 4A में मेंशन है मौलिक कर्तव्य, और इसे हम USSR से बोरो किए हुए, जिसे प्रेजेंट डे रशियन फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है व्हाट हैज इंडिया बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। भारत ने जर्मनी के संविधान से क्या बोरो किया है, तो यहाँ पे वो बताना है जर्मनी के संविधान से हम क्या बोरो किए हुए हैं। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है इमरजेंसी। इमरजेंसी ये हम जर्मनी के संविधान से बोरो किए हुए, और ये आपको भारत में पार्ट 18 में देखने को मिलेगा। पार्ट 18 में मेंशन है इमरजेंसी। तो जो इमरजेंसी है यानी इमरजेंसी के दौरान मौलिक कर्तव्य सस्पेंड किए जाते हैं, तो इसे हम जर्मनी के संविधान से बोरो किए हुए। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। एंड यदि किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो अभी कमेंट कर सकते हैं। एंड यदि आपको कोई क्वेरी तो अभी पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आपके लिए हेल्प हो रहा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।